वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71th बीपीएससी का प्रीलिम का एग्जाम होना है और सारे लोग जोर जोर से तैयारी कर रहे हैं। तो जो बीपीएससी का एग्जाम है उसमें ट्रेंड है कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है काफी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और काफी संख्या में पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही मैराथन को शुरू किया जा रहा है। आगे भी सारे सब्जेक्ट वाइज प्रयास करेंगे कि सारी चीजें आपको जो है मैराथन के फॉर्म में मिल जाए, जिससे कि आप पीटी के पहले पूरे चीज को सिलेबस को रिवाइज कर लें। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी मेहनत से बनाया गया है। सारी चीजें जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव सीरीज आएगी आपके पास, मतलब एनसीईआरटी को बेस करके ही सवाल बनाए गए। इन सवालों को आप सवाल के तौर पर मत देखिएगा, इसमें एक एक सवाल एक एक टॉपिक की तरह यहाँ पर ट्रीट करिएगा। उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हमने दिए हैं। तो वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन धैर्य से अगर देखिएगा तो आपके समय का जो है उपयोगिता नजर आएगी। आप अगर इस वीडियो में आधा घंटा 40 मिनट जो भी समय देंगे, आपको लगेगा कि हाँ, इस वीडियो से आपको कुछ मिला है और आपकी तैयारी में जो कुछ कमी रह गई होगी उसे ऑब्जेक्टिव बेस में आप चेक भी कर लेंगे। तो इन चीजों को देखते हुए हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के मैराथन सीरीज को। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लमसम 50 सवाल ले रखा है और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए वीडियो लाभदायक होगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की सीरीज आपको मिलती रहे और आपके एग्जाम में, आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल। तो सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या विचार करना है? कहता है जेम्स मिल ने शासकों के धर्म के आधार पर इतिहास को वर्गीकृत किया। और दूसरा कथन है वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो क्या केवल एक, केवल दो, एक और दो और इनमें से कोई नहीं? तो आप अपने आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। तो सही उत्तर इसका देखेंगे दोस्तों, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी जो है गलत है। पहला स्टेटमेंट क्यों सही है? तो कहता है 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी। इस किताब में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि जेम्स मिल ने शासकों के धर्म के आधार पर इतिहास को वर्गीकृत किया, तो बिल्कुल सही हो जाता है। वहीं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बोले तो ये पहले गवर्नर नहीं, पहले गवर्नर जनरल थे 1773 में। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों ने 1651 में यमुना नदी के किनारे फैक्ट्री शुरू की। मुर्शिद कुली खां ने कंपनी को औरंगजेब से प्राप्त फरमान का विरोध किया। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? क्या केवल एक, केवल दो, एक और दो और इनमें से कोई नहीं? तो थोड़ा सा विचार करेंगे। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। दूसरा कथन जो है वो सही है। यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेनेशन को, तो कहता है इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। यहाँ पर क्या दे दिया? यमुना। यमुना मतलब दिल्ली चला गया, नहीं, पहले जो है बंगाल में हुई थी, तो हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई और ऐसे में बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां ने इसका विरोध किया था। तो दूसरा कथन सत्य निकला। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, 1857 का तक ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्रों में शामिल थे, मतलब 1857 तक जो है कौन कौन इसमें जो है ब्रिटिश शासन के अधीन में थे? क्या वो लाहौर, मैसूर, मद्रास, बनारस या बंबई? ऑप्शन आपके सामने है 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 3 4 5 या 1 2 3 4 5। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये आपको डिटेल यहाँ मिल जाएगा
कि 1, 3, 4 और 5, 1, 3, 4 और 5 जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा उस चीज को भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। कहता है 1857 तक लाहौर, बनारस, कलकत्ता, लखनऊ, बंबई, पूना, मद्रास, दिल्ली आदि ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र में शामिल थे, लेकिन मैसूर जो है वो ब्रिटिश शासन के अधीन में नहीं था। तो ये चीज आपको ध्यान रखेंगे कि दूसरा जो है ये शामिल नहीं था, बाकी सब इसमें। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। कौन से कथन सही है? 1, 2, 3, केवल 3, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इस प्रकार का अगर ऑप्शन आता है तो इसमें एलिमिनेशन मेथड भी बहुत काम करता है। जैसे मान लीजिए 2, 3 तो आंसर सही हो गया, और इसमें भी 2, 3 है, 3, 3 सब सही है। तो इन चीजों को लेकर के आपको यहाँ देखना है। अब आंसर देख लेते हैं इसमें, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 जो है ये सही है। केवल 3 कथन जो है तीसरा वो सही है। पहला कथन है 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उनके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियों भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। इसके बाद आप आएंगे तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों में बागडोर, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थे। ये सारे सरदार एक पेशवा जो सर्वोच्च मंत्री कहलाते थे के अंतर्गत एक राज्य मंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। अर्थात पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी नहीं, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। तीसरा जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें कहता है मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए, 1799 में मारे गए थे, और मैसूर का राजकाज पुराने वाडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। अर्थात टीपू सुल्तान की मृत्यु तृतीय नहीं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी। तो इस प्रकार से आप एक सवाल में मल्टीपल फैक्ट्स यहाँ पर शामिल किए गए हैं, जिससे कि आप एक टॉपिक की तरह इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? मतलब भारत से जो है सबसे अंत में कौन आया? तो डच थे, इंग्लिश थे, फ्रांसीसी थे या पुर्तगाली थे? सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देखेंगे क्रम जो है, तो उस क्रम में फ्रांसीसी जो है वो सबसे लास्ट में आए थे भारत में। कहा है यूरोपियों में फ्रांसीसी स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। सर्वप्रथम 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। भारत में पुर्तगालियों के पश्चात डच आए। फिर ब्रिटिश 1599 में गवर्नमेंट्स एक्ट नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की। अंग्रेज के बाद डेनिश 1616 में आए, और वही भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुआ राजा लुइस 14वां के शासनकाल में, और भारत के साथ व्यापार करने के लिए उसका किया गया गठन। 1668 में फ्रांसीसी भारत में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया गया। और ये कभी कभी आपको हायरार्की भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी यहाँ पर। अगला सवाल है
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया और भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई। कौन सा कथन सही है? तो तीसरा और दूसरा इसमें जो है ये कथन सही है, क्योंकि 1773 में ही जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी और आईपीसी 1860 में लागू हुई थी। ठीक है, लेकिन कथन एक सही नहीं है। यहाँ पर जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ये तो सही है, लेकिन दूसरा जो है नियमित पुलिस व्यवस्था जो है उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसमें भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस व्यवस्था या पुलिस बल स्थापित की क्लाइव ने ये नहीं किया था। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर बी। 110 नंबर सवाल देखिए। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? क्या वो अवध था, झांसी था, या फिर नागपुर था, या सतारा था? तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अवध का। अब अवध क्या था और इसमें कौन सा सिद्धांत लगा था उसको डिटेल से हम लोग देख लेंगे कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर अवध के शासक को हटा दिया गया था। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी था। इसमें 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ और वहां के कुशासन को आधार बनाकर ऐसा किया गया। इस क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर कई राज्यों को ब्रिटिश में मिलाया गया था। और कैसे क्या क्या मिलाया गया उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो विलय की नीति थी। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली और लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति, जिसे विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाए, उस सिद्धांत को दिया और उसमें ये तर्क दिया था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। और इस सिद्धांत के आधार पर कई रियासतों को जो है अंग्रेजों ने अपने अंदर लिया, विलय किया, जिसमें सबसे पहले ये भी पूछा जाता है सबसे पहले कौन? संबलपुर, फिर उदयपुर, सतारा, नागपुर, झांसी जो है ये चला गया और लास्ट में 1856 में जो है अवध को अपने नियंत्रण में लिया। और तर्क क्या दिया? उन्होंने कहा कि कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं अंग्रेज ब्रिटिश, इसलिए वे अवध पर कब्जा कर रहे हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़का और अवध के लोग भी 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे, क्योंकि 1857 एक फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, जहां से सवाल आते ही आते हैं। अगला सवाल है 1765 में ब्रिटिश कंपनी को बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था और इस संधि के बाद ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात भारत में कम हो गया। कौन सा कथन सत्य है इसमें? क्या 1 और 2, 2 3, 1 3 या 1 2 3? तो आइए देखते हैं इसके आंसर को। कहता है कि आंसर जो है 1 और 3 जो है इसमें कथन सत्य है, बाकी दूसरा गलत है। कैसे? तो 1765 ईस्वी में हुई एक इलाहाबाद की संधि जो कि बक्सर के युद्ध के उपरांत हुई थी या उसके परिणाम स्वरूप हुई थी, जिसमें हुआ क्या था कि मुगल सम्राट अवध, बंगाल एवं बंगाल के नवाब तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संयुक्त सेना के मध्य ये लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। और रॉबर्ट क्लाइव उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं थे। उस युद्ध के बाद हुआ क्या कि कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान करने हेतु एक फरमान जारी करने के लिए बाध्य किया और ये यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हो गया। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया था और बंगाल में वैध शासन की शुरुआत हुई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसी की वजह से उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। पलासी की जंग के बाद ब्रिटेन ने सोने की निकासी कम कर दी क्योंकि बंगाल की दीवानी उनको मिल गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। तो इस प्रकार जो है ब्रिटेन से सोना आयात होना कम हो गया
अब यहाँ से वो अपने आप बिना किसी सोना के, बिना किसी कर के सारा सामान लेकर के निर्यात कर रहे थे। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत से 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? यूपीएससी 2020 में ये सवाल पूछा गया है। नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, या उत्पादों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो नील की खेती जो है 20वीं शताब्दी में इसका ह्रास क्यों हुआ? उसका कारण है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। कहता है नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे नील का व्यवसाय अब अलाभकारी होने लगा था। तो ये चीज है। अब नील से संबंधित एक और फैक्ट है कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो यहाँ पर उसको भी देखिए कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया, और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। तीन कठिया प्रणाली, ये भी सवाल पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। तीन कठिया का मतलब हो गया 3/20, मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा जो है उसको नील रोपने का था। राजकुमार शुक्ल के न्योते पर जो है चंपारण आए थे। कौन? हमारे महात्मा गांधी जी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको साथ में रिकॉल करते रहना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ग्राम्य स्तरीय पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त, क्या वो महलवाड़ी थी? बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जागीरदारी, मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि जमींदारी प्रणाली, या उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि रैयतवाड़ी। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी चारों युग्म? तो भूमि बंदोबस्त से जो है मैक्सिमम जो है 1 साल छोड़ के 1 साल जो है यूपीएससी भी सवाल पूछती है, 1 साल छोड़ के 1 साल जो है आपको कौन? बीपीएससी भी सवाल पूछती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूरे भूमि बंदोबस्त को हम लोग इसमें इस क्वेश्चन में रिवाइज कर लेंगे। तो आंसर हो जाएगा कि सभी चारों इसमें जो है सही युग्म है, सभी चारों सही सुमेलित है। अब जान लेते हैं अस्थाई बंदोबस्त के बारे में एक एक करके। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में कंपनी ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च का प्रोत्साहन मिलता रहेगा। अस्थाई मतलब कि कर को अस्थाई कर दिया गया था, और वसूलने के लिए जो है राजाओं को जो है ये पावर दे दिया गया था। तो ये हो गया अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, आप याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा था महालवाड़ी बंदोबस्त। इसमें कहा गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत जो उत्तर प्रदेश है, वहां पर हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को 1822 में लागू किया। ये भी सवाल पूछा गया है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? तो हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा 1822 में। इसमें कहा क्या गया कि एक महाल बना दिया जाएगा, मतलब एक समुदाय समूह, गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। और इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश थी। जैसे अस्थायी बंदोबस्त में फिक्स कर दिया गया था, यहाँ पर क्या हुआ कि इनकम सोचे होगा, लेकिन इनकम क्या हुआ, इसमें शोषण बढ़ गया। महलवाड़ी में वही बोला कि अब जैसा उपज वैसा होगा, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। अब रैयतवाड़ी, रैयत मतलब होता है किसान। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण की वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड
ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे किए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को लागू किया और धीरे धीरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू की गई। इसमें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त, रैयतों से ही जो है सीधे किसानों से जो है बंदोबस्त जो है कर लिए जाना लगा। और जागीरदारी व जमींदारी प्रणाली के बारे में आपने मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा होगा। अब ये मध्यकालीन स्टाइल में यही वाला है, जागीरदारी व्यवस्था की बड़े सामंतों को जो आवंटित भूमि होती थी वो जागीरदारी। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों जो व्यवस्था जिससे सवाल बनता है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी बंदोबस्त, ये सारे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया। अगला सवाल यूपीएससी ने 2012 में ही पूछा था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने डिटेल पढ़ लिया, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को भेज दिया जाता था, ये बिल्कुल सही हो गया। सरकार रैयत को पट्टे देती थी और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। तीनों उत्तर जो है इसके सही हैं। मुनरो व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था लाई गई जिसको कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया और थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया, धीरे धीरे दक्षिण भारत में लगाया। इसमें क्या बोला, रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे। राजस्व आकलन से उनसे पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाता था कि कितनी उपजाऊ है, कितना उपज होगा। और मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है जिसमें किसान से सीधे जो है क्या लगान वसूला जाता था। रैयत को खेत सरकार पट्टे पर दे देती थी खेत, और खेती के उपज को देख करके जो है उसके हिसाब से टैक्स लगा दिया जाता। फिर वही 2017 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? तो अभी हम लोगों ने पढ़े कि रैयतवाड़ी में कौन कार्नवालिस नहीं थे, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो थे। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल में लागू किया। 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने मद्रास के शेष भाग तथा मुंबई प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया। अब क्षेत्र के हिसाब से ये देख लेंगे, तो इसमें कहा गया कि इस व्यवस्था में किसान भूस्वामी होते थे और इसमें लगभग 33 से 55% जो है भू राजस्व अदा करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शोषण था उस समय कर के नाम पर। गोल्ड स्मिथ विंगेट विंगेट जो है मुंबई सर्वे सिस्टम के जनक भी इनसे जुड़े हुए थे। तो ये हम लोगों ने देख लिया रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें कुछ अन्य व्यवस्था जो हम लोग देखे थे, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। नाम याद रखिए, हो सकता है नाम वाला सवाल पूछ दे। जॉन सोर, फिलिप फ्रांसिस, जोनाथन डंकन, लॉर्ड कार्नवालिस और थॉमस मुनरो। वहीं पर क्षेत्र इसका था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। और इसमें जो है 19% भाग जो है इस तरीके से किया जाता था। इसमें जमींदारों को भूस्वामी माना गया और सूर्यास्त कानूनी इसी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। वहीं अगर महलवाड़ी से पूछ ले कौन जुड़ा हुआ है, तो हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड, जेम्स थॉमसन इससे जुड़े हुए थे। और उत्तर पश्चिमी प्रांत, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब का कुछ हिस्सा जो लगभग 30% कहिए, तो यहाँ पर आ गया। भाग शामिल थे इसमें भूमि का मालिक भूमि की कई संपूर्ण ग्राम या महल को माना जाता था। तो ये हम लोगों ने पूरी तरीके से भूमि व्यवस्था पर जो है 3-4 सवालों को यहाँ करते हुए चीजों को डिस्कस कर लिया। अगला आ गया जनजाति से संबंधित सवाल। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश, इरुवल जनजाति महाराष्ट्र, भील जनजाति उत्तर प्रदेश, संथाल झारखंड। कौन सही सुमेलित है? तो संथाल यहाँ पर देखिए, तो संथाल सही है और बैगा भी सही होना चाहिए इसमें। तो देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है केवल 2 युग्म इसमें सही है। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश सही है और संथाल झारखंड सही है। इरुवल जो है वो केरल में है और भील जो है वो राजस्थान में है। तो ये दोनों गलत हो जाता है। जनजाति से भी सवाल बीपीएससी यूपीएससी दोनों में पूछे जाते हैं। अगला सवाल भी जनजातीय विद्रोह से ही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह और वर्ली विद्रोह। इसका सही कालानुक्रम लिखना है। तो यहाँ थोड़ा सा आप नील विद्रोह को चंपारण से नहीं जोड़िएगा। नील विद्रोह सबसे पहले 1855 ईस्वी में हुआ था। यहाँ थोड़ा सा मेरे पास पेन नहीं है इसलिए इसको साफ से नहीं दिख रहा होगा।
तो 1855 में हुआ था। तो इसको सही कालानुक्रमण हम लोग देख लें तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि 3 2 1 4 जो है, सबसे पहले कोल हुआ, फिर संथाल हुआ, फिर उसके बाद नील हुआ और वर्ली। तो कोल विद्रोह हुआ कब? 1831 में यह विद्रोह हुआ था। विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा उस क्षेत्र में प्रसार तथा कोलों की भूमियों को क्या करना था? कोलों की भूमियों को हस्तांतरित किया जाना था। यह विद्रोह कुचल दिया गया। संथाल विद्रोह 1855 में भागलपुर एवं राजमहल के संथाल आदिवासियों में जमींदारों, साहूकारों, अत्याचारों एवं भूमिकर अधिकारियों के दमनात्मक व्यवहार के प्रति विद्रोह किया और सिद्धू कान्हू जो है इसके नेता थे। नील विद्रोह 1860 में, नील विद्रोह आपको सॉरी संथाल 1855 है, नील विद्रोह यहाँ पे 1859-60 याद रखिएगा। यह है अंग्रेजों के शासनकाल में पहला संगठित किसान विद्रोह था। शोषण के विरुद्ध किसानों की यह सीधी लड़ाई थी। वर्ली विद्रोह 1940 में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। 19वीं, और ये चीजें आपको यहाँ पर हमने बता दी चारों विद्रोह के बारे में। अगला सवाल देखते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, और जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण करना। तो कौन सा जो है इसमें होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कि अंग्रेज जो है जनजातीय क्षेत्र में, मतलब कहा जाता है कि जर जोरू जमीन वाली बात, तो जनजातीय लोग जो है जमीन से जुड़े हुए थे और उनके जमीन संबंधी चीजों को ही यहाँ पर जो है छेड़ा गया, और इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए, तो अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। लखनऊ, बेगम हजरत महल, बिहार, कुंवर सिंह, मांडला, अवंती भाई लोधी, फैजाबाद, बख्त खान। 1857 की क्रांति में हुए विद्रोहों के नेतृत्व के संदर्भ में कितने युग्म सही हैं? तो यहाँ पर अगर मोटा मोटी देखें, बिहार, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, ये सही लग रहा है। तो और तीसरा जो है इसमें मांडला, इन चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही है। एक, 1, 2 और 3 जो है वो सही सुमेलित है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह और मांडला में ये। फैजाबाद में जो है विद्रोह मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। मध्य प्रदेश का मांडला क्षेत्र है, जहां रानी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने 1857 में जो है विद्रोह में शामिल हुई थी। तो 1857 एक फेवरेट टॉपिक है, इससे भी सवाल आपको हर बार दिखते हैं। 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों में शामिल नहीं है, मतलब कौन सा उन्होंने परिवर्तन नहीं किया? 1858 में ब्रिटिश संसद में भारत सचिव की नियुक्ति की। सेना में गोरखा, सिखों और पठानों की अधिक भर्ती की जाने लगी। मुसलमानों की संपत्ति जब्त की गई और भूस्वामियों और जमींदारों से अधिकार छीन लिए गए। तो यहाँ कौन सा नहीं पूछा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कि भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा के लिए उनसे जो नीतियां बनाई गई थी, ना कि उनके जमींदारी को छीना गया था। वहीं जो है यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिख रही हैं, उसको आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा और इसको रीड कर लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो फैक्ट्स जिसको कि मैं यहाँ चर्चा करूं, लेकिन इनको हमने पीछे भी वहां पर चर्चा कर रखा है सवाल। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको, निम्नलिखित में से किसने अवधी भाषा में संस्मरण लिखा जिसका नॉर्गेट ने फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया? क्या वो विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, मुकुंद दास या रजनीकांत सेन? तो एक किताब है और इसका आंसर होगा सीताराम पांडे ने 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही जो थे, उन्होंने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिसको नॉर्गेट नाम के व्यक्ति ने अंग्रेजी में जो है वो अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार नाम से उसको प्रकाशित किया। विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास अगर पूछ दे तो इसको भी आप एक फैक्ट याद यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? क्या वो झांसी, चित्तौड़, नसीराबाद या लखनऊ? सही उत्तर होगा चित्तौड़। झांसी, नसीराबाद और लखनऊ जो है ये प्रभावित थे, जबकि चित्तौड़ प्रभावित नहीं थे। इस पिक्चर में आपको बहुत सारा चीज क्लियर नहीं दिखेगा। ये ऐसा क्षेत्र है जो 1857 की क्रांति में जो है सारी जगह पर इसका 1857 की क्रांति का जो है इम्पैक्ट दिखा था। उसमें आप इस चीजों को कुछ कुछ देख रहे होंगे, दानापुर है, फिर आपको नागौर है, इधर कुछ सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा, ठीक है, बरेली, सीतापुर, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, ठीक है, तो सियालकोट, कुछ कुछ नाम जो लाहौर, फिरोजपुर आपको यहाँ दिख रहा है, इसको देख लीजिएगा। इससे भी सवाल जो है इस प्रकार से बनाए जाते हैं। 123 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पटोला बनाई पंजाब, जामदनी बुनाई कोचीन और बंडाला शैली राजस्थान। तो ये जो है आपको आर्ट एंड कल्चर का सवाल बनता है। इसमें कौन सा सही सुमेलित है, इसमें पूछता है। तो सब पे विचार कर लेते हैं। केवल तीसरा जो है ये सही है, बाकी जो है उल्टा हो गया है शायद। तो इसमें कहता है पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती है, ठीक है। वहीं 2013 में इसको जीआई टैग दिया गया। पटोला एक दोहरे इकत से बना हुआ कपड़ा है जो आमतौर पर पाटन, उत्तरी गुजरात में रेशम से बनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इंडोनेशिया पटोला का प्रमुख खरीदार था। वहीं जामदानी बुनाई जो है यह एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे से सजावटी चिन्ह बनाए जाते हैं। इसका रंग प्रायः सलेटी और सफेद होता है और आमतौर पर सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो ये हो गया हमारा मिलान करो में कि कौन सी बुनाई कहां से संबंधित है। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें बंडाना शैली के बारे में बताया गया कि बंडाना शब्द का प्रयोग जो है गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबद से किया जाता है और यह शब्द हिंदी बांधना शब्द से बना है। राजस्थान और गुजरात में बांधना शैली जो है ये बंधन बांधनी शैली भी इसको बोलते हैं, ये शैली प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में तांती, मोमिन और कैकोलार कौन थे? क्या ये व्यापारी थे, बुनकर थे, चित्रकार थे या सामंत थे? तो ये बुनकर थे। तांती आप जानते हैं बंगाल में तांत की साड़ी तांती, उत्तर प्रदेश के जुलाहे या मोमिन और दक्षिण भारत के साले व कैकोलर तथा देवांग समुदाय जो है ये बुनकर की जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अपना बुनाई का काम करने वाले कारीगर होते थे। अगला सवाल फिर 2020 में पूछा है यूपीएससी ने, भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट या मिरासदार राज्य का नामित राजस्व? कौन सही सुमेलित है इसमें? तो अक्सर जो है इंपॉर्टेंट शब्द से सवाल पूछे जाते हैं। इस बार 71 बीपीएससी में इसी प्रकार के स्टेटमेंट बेस्ड सवालों के आने की संभावना ज्यादा बन रही है। तो 2 और 3 इसमें सही है, पहला जो है वो गलत है। औरांग जो है फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है और वहां बिक्री से पहले चीजों को जमा करके रखा जाता है। तो वर्कशॉप के लिए यह शब्द इस्तेमाल होता है। बेनियान है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, बनियान से आप इसको याद रख सकते हैं। और मिरासीदार दक्षिण भारत में भूमि की पुश्तैनी अधिकारों का स्वामी जो है। शब्दावली से शब्द जो है पूछे जाते हैं और जो एनसीईआरटी से सीधे उठाए जाते हैं, तो हमने एनसीईआरटी सीरीज में इसको शामिल कर दिया है आपके लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? क्या भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए? भारत के वस्त्र उद्योगों में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ? देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई और ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया? तो इसमें पूछ रहा है कि औद्योगिक क्रांति के समय 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कौन सी इसकी सही व्याख्या करता है? तो भारत में जो है दस्तकारी उद्योग जो है उसको नष्ट हो गए, ये देख लेते हैं। अनौद्योगिकरण भारत में 1800 से 1850 ईस्वी का समय का काल था। इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति मजबूत हो रही थी, जबकि भारत में परंपरागत उद्योग व हस्तशिल्प समाप्त हो रहे थे। इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया, फिर भारत में सूती माल की बाढ़ ला दी और ब्रिटिश शासन ने से सर्वाधिक क्षति भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को हुई और सूती कपड़ों के उत्पादन पर से आयात कर हटाने से लॉर्ड लिटन के निर्णय से ब्रिटिश उद्योगों को काफी जो है लाभ मिला। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों
अंग्रेज भारत से ब्रिटेन कपास का सर्वाधिक निर्यात करते थे। साथ ही साथ जो है ब्रिटिश भारतों ने भारत के निर्यात पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया है, तो इस कारण जो है आयात पर नहीं लगाया था। तो ये चीजें हैं, निर्यात पे शुल्क लगाया गया तो यहाँ से निर्यात नहीं किया जाता। अगला है 1912 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस नदी के किनारे की गई? सोन नदी, दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी। तो अब टाटा नगर जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके ये फैक्ट्री लगाएगा, जिसको कि अब जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। लौह अयस्कों का भंडार यहाँ नजदीक था, साथ ही साथ पानी की उपलब्धता थी, इस कारण से यहाँ पर टिस्को ने 1912 में स्टील उत्पादन के लिए अपनी कंपनी लगाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में शामिल थे? हेनरी कोलब्रुक, वॉरेन हेस्टिंग्स, नेथेनियल हॉलहेड और विलियम जोन्स। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में कौन शामिल थे? तो 1, 3 और 4 इसका सही है, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक, नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी से संबंधित सवाल आते ही आते हैं। तो गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औपनिवेशिक शिक्षा से भारतीयों में हीनता भाव पैदा हुआ। शिक्षा भारतीय भाषा व अंग्रेजी में ग्रहण करने से समस्या नहीं है। पश्चिमी और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण होना चाहिए। कौन सा कथन असत्य है इसमें? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये दोनों जो है असत्य है और तीसरा कथन सत्य है। कहता महात्मा गांधी जी का कहना था कि औपचारिक शिक्षा से ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है और यह पापपूर्ण है। इसने भारतीयों को दास बना दिया। इससे इसने लोगों पर प्रभाव डाला। इसलिए महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। साथ ही साथ महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उसके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती थी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देती थी। अपनी ही भूमि पर उनको अंग्रेजी अजनबी बना देता। वहीं पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्यक्रम पुस्तकों पर जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होता है। तो परंपरागत शिक्षा के तहत भी लोगों को जुड़ना चाहिए, जिससे कि लोग अपनी भूमि, अपनी माटी के बारे में जान पाए। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। तो ये जो है, ये जो तीसरा कथन है, ये किसका था? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का था। वहीं उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी शिक्षा पर जोर दिया। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, एडम की रिपोर्ट, वुड डिस्पैच। भारतीय शिक्षा से संबंधित सवाल आते हैं, तो इसमें सही कालक्रम इसका चुनना था। तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर द्वारा 1817 में की थी। वहीं एडम की रिपोर्ट पर विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1835 में शिक्षा पर दी गई थी। वुड का डिस्पैच जो है, इसको शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये वर्ष 1854 में आया था। ये चार्ल्स वुड भी भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना को प्रस्तुत करती है। वहीं कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 24 जनवरी 1857 को की गई थी। तो कालक्रम में देखें तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज, उसके बाद एडम की रिपोर्ट, फिर वुड डिस्पैच और लास्ट में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है आपका, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट इन एड की शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो वुड डिस्पैच के बारे में हम लोग देख लें तो पहला और दूसरा जो है ये होगा। सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे और उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र दिया, जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहा जाता है।
इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि पहला इतना व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत और बहुआयामी शिक्षा प्रस्ताव था जिसने ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को दिशा दी। इसमें अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार करना था। अब कथन 3 इसमें गलत है, क्योंकि उस डिस्पैच में कहा गया था कि उच्च शिक्षा का माध्यम ही अंग्रेजी होना चाहिए, बाकी जो स्कूल स्तर और नीचे लेवल पर है वो देसी भाषाओं में ही किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर तीसरा कथन गलत हो जाता है। साथ ही साथ जो है शिक्षा के निजी प्रयत्नों से प्रोत्साहन करने के लिए ग्रांट इन एड की सिफारिश भी इसमें की गई। डिस्पैच के बारे में हम लोगों ने यहाँ देखा। अब आगे चलते हैं। अगला है, देखिए, भारत में औपनिवेशिक शासन काल के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और इसमें कौन किसके सही संस्थापक हैं उसको देखना है। बनारस संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स और फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली। तो सही देखेंगे तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में स्थापित किया था कोलकाता में, लेकिन कंपनी के विरोध के कारण 1802 में ये बंद हो गया। वहीं बनारस जो संस्कृत कॉलेज है वो 1791 में जोनाथन डंकन ने किया था, और साथ ही साथ कोलकाता मदरसा जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में स्थापना की। फोर्ट विलियम जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली है, ना कि आर्थर वेलेस्ली है। तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स, कोलकाता मदरसा। आर्थर वेलेस्ली क्या थे? एक ब्रिटिश कमांडर थे। इन्होंने चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान की सेना को पराजित किया था। उन्होंने 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की सेना को भी हराया था। आगे चलकर इन्हें राजनीति में प्रवेश किया और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बने। वहीं विलियम जोन्स के बारे में अगर जान ले तो अभी पिछले सवाल में भी हमने देखा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्होंने की थी, और इनका काम क्या था? भारत के इतिहास व संस्कृति की खोज व अध्ययन का कार्य करना। इसे रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम तथा 1792 में गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट हिट सवाल में दिख सकते हैं। आगे देखेंगे तो चार्ल्स विकिल्सन ने 1785 में गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हेलहेड ने जेंटरलॉज नाम से 1776 में किया गया, और डेविड हेयर ने 1820 में कलकत्ता में विश्व कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ ने 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और बैथून ने 1849 में भारतीय बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोलकाता में एक स्कूल खोला तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसके सचिव। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट एंड फिगर्स आपके लिए कलेक्ट किए गए हैं जो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से आपको पूरे टॉपिक की तरफ लेकर के जाता है। आशा करते हैं कि चीजें आपको अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत ये सवाल पूछा गया है। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक, ज्योतिबा फुले, प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन और रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, कौन से कितने जो है युग्म इसमें सही सुमेलित हैं? तो इसमें 3 युग्म सही सुमेलित हैं। जैसे 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, तो ये सही है। वहीं जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, गोविंद रानडे और आरजी क्या है भंडारकर ने किया था। केशव चंद्र सेन ने नहीं किया था। वहीं 1897 में रामकृष्ण मिशन बंगाल में स्वामी विवेकानंद की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का अनुरोध किया जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों के आप प्रमाण मानने को लेकर था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। वहीं विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। तो कौन कौन सही है इसमें उसके बारे में गया है। तो 3 और 4 सही है इसमें। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के माध्यम से नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, और विनोबा भावे ने शरणार्थियों को काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। वहीं आर्य समाज जो है इसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, 35 में नहीं। वहीं पर जो है स्वामी दयानंद जी ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए पुनः वेदों की ओर लौटो,
लाला लाजपत राय आर्य समाज के समर्थक थे। इन्होंने कभी आर्य समाज के सिद्धांतों का विरोध नहीं किया था। वहीं आइए निम्नलिखित कुजमों पर विचार करिए। 2019 में यूपीएससी ने पूछा, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान समाज, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन, वीवी रामास्वामी नायकर, कौन सही सुमेलित है? तो हमको लग रहा है पहला वाला छोड़ के 2-3 इसमें सही है। तो नहीं, तीनों सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्थापना की। घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे और अमृतलाल ठक्कर सचिव थे। जनवरी 1933 में गांधी जी ने जेल से ही हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। दलितों को हरिजन के नाम से गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था दलितों को। गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए ये चीजें जो है 20,000 किलोमीटर हरिजन यात्रा भी निकाली थी। इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 99% जो है यूपीएससी में पूछा जाता है। लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। इसके पहले अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के एनजी रंगा थे। इसके प्रथम अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याग्निक जैसे नेता भाग लिए थे। वहीं 1936 में फैजपुर महाराष्ट्र में कांग्रेस के अधिवेशन के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। आत्मसम्मान आंदोलन जो है स्वामी रामास्वामी नायकर ने 1925 ईस्वी में दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध निम्न जातियों के अधिकारों को लेकर था। रामास्वामी नायकर पेरियार से कुड़ी और असू नामक पत्र भी प्रकाशित होता था और पेरियार ने 1924-25 में त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश के लिए वाइकोम सत्याग्रह चलाया था। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से फैक्ट को यहाँ पर कवर किया गया है, तो कहीं से भी सवाल छूटने की संभावना नहीं बनती। अगला है, काले गुलामों की दुर्दशा बताने वाली अमेरिकियों को समर्पित पुस्तक गुलामगिरी किसने लिखी? क्या वो ईवी रामास्वामी नायकर, स्वामी विवेकानंद, पंडित रमाबाई या ज्योतिबा फुले? तो ज्योतिबा फुले इसका आंसर हो जाएगा। 1873 में ज्योतिबा फुले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। वैसे ये पत्रिका थी, किताब भी लिख देता है लोग इसको। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो गई। तो ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रार्थना समाज सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता की ओर जोर देता था। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले बौद्ध धर्म का अनुवाद किया और परमहंस मंडली जाति व्यवस्था की समर्थक थी। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। लेकिन तीसरा जो है वो गलत है। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। ये समर्थक नहीं था, जबकि उन्मूलन के लिए था। अगला सवाल है आपके पास, सतनामी आंदोलन घासीदास द्वारा सनातन धर्म को प्रसारित करने के लिए किया गया। ज्योतिबा फुले के अनुसार मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ के साथ कार्य किया। कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला और दूसरा असत्य है और इसमें कहा गया है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। ठीक है, जिन्होंने चमड़े असत्य पूछा है, तो पहला और दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच जो है काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया और एजवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा और इन चीजों को लेकर के यहाँ पे तीसरा वाला कथन जो है ये गलत हो गया। अगला सवाल है, 1905 में वायसराय रिपन ने बंगाल विभाजन किया। प्रशासकीय असुविधा को विभाजन का कारण बताया और विभाजन के विरोध में वंदे मातरम आंदोलन शुरू हुआ। तो एक इसमें से छांट देंगे तो 2 और ये हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में वायसराय कर्जन जो है वो उसके समय में जो है क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी इसमें बंगाल के ही हिस्सा में थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा वहां पर नहीं हो पा रही है, इसलिए इसका बंटवारा करना है बंगाल का। और बंगाल विभाजन के इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन, साथ ही से वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है। तो इन चीजों को भी शुरुआत हुई। नेक्स्ट 140 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1919 में
मुस्लिमों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की स्थापना की गई, व्यवस्था की गई। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। तो सही उत्तर है इसका 1 और 3 जो है वो सतन सही है। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों में के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया और लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। मार्ले मिंटो सुधार काफी इंपॉर्टेंट 1909, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। 1907 में कांग्रेस टूट गई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। फिर जो है मुस्लिम दोनों जो है आपस में जुड़े थे, नरम दल गरम दल भी। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में रक्षा व्यय में कमी, व्यावसायिक समूहों को हानि, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में कमी और भारत में आयात में कमी। तो सही हो जाएगा, भारत में आयात में कमी हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का जो है परिणाम यही आया। गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू हुई। यात्रा के शुरुआत में गांधी जी ने महिलाओं को सत्याग्रह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। कौन सा कथन सत्य है? तो सिर्फ पहला कथन ही सत्य है। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, ये डेट भी पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। गांधी जी और उनके अनुयायियों के बीच साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तक पैदल चलकर गए और उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा किया और नमक कानून का उल्लंघन किया। आंदोलन में हिस्सेदारी में अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में गांधी जी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे, लेकिन आखिरकार सरोजनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार कर दिया और महिला भी उस आंदोलन में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन के प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्कृति थी। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था और साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो साइमन कमीशन का विद्रोह हुआ था क्योंकि इसे गोरे का कानून कहा गया, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ। साइमन का जो है 1927 में इसका गठन हुआ और 7 सदस्यीय जो है समिति थी जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन के साथ जो है ये बोला गया कि हम इसको कोई भारतीय नहीं है इसलिए बहिष्कार किया जाएगा। इसमें एक घटना हुई थी, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी पुलिस द्वारा लाहौर में लाठीचार्ज में। और साइमन कमीशन 2 बार भारत आया, 1 मार्च 1928 तथा अक्टूबर 1928 में, और साइमन कमीशन 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। मुस्लिम लीग के सफी गुट, मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने आयोग का समर्थन किया था। ये सवाल यूपीएससी में आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो भी यूपीएससी का एग्जाम आएगा उसमें इस प्रकार के सवाल आपको। आगे चलेंगे, 144 नंबर, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप में लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई अयोग्यताओं का हटाया जाना, और आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो इल्बर्ट बिल जो है वो न्यायालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। तो ये चीज है यहाँ पर। इल्बर्ट बिल जो है ये 1884 इसका डेट है और कुछ चीजें इसमें दी गई हैं उसको आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा पॉज कर। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। तो दूसरा जो है ये सही है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो होगी वो होंगी हमको क्या, उनका नाम होगा सरोजनी नायडू। वहीं दूसरी भी आप याद रखिएगा, नलिन सेन गुप्ता 1933 में कोलकाता यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, वो तीसरी महिला थी और दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये फैक्ट अभी तक हमको भी एक नया फैक्ट मिला जिसको कि आप यहाँ पे याद रखिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, सिंपल है। अध्यक्ष डब्ल्यू.जी. बनर्जी। प्रथम फारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। वहीं हिंदू अध्यक्ष भी आनंद चार्लू और प्रथम विदेशी जो है जॉर्ज यूल हो गए। तो इस तरीके से इन चीजों को आपको यहाँ पर याद रखना। नेक्स्ट जो सवाल है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? तो साउथ इंडिया था
ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नमक कानून तोड़ना, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा में शुरुआत की थी। 6 अप्रैल तक इसको किया। दांडी पहुंच करके जो है नमक कानून तोड़े थे। वहीं जो है हम तंजौर के तट पे सी राजगोपालाचारी, मालाबार तट पे के कल्पन, उड़ीसा के तट पे गोप चंद बंधु चौधरी और आचार्य हरिहर दास, चिदम्बरम पिल्ले जो है स्वदेशी आंदोलन को 1905 में मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया और 1906 में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। जैसे फैक्ट एंड फिगर्स इस क्वेश्चन के साथ इंटर किए गए। यहाँ कुमार स्वामी कामराज जो है, इनको जो है भारतीय राजनीति के व्यापक रूप में किंग मेकर के रूप में जाना जाता है और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और अध्यक्ष थे। मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 1976 में मरणोपरांत इनको जो है भारत रत्न दिया गया। गांधी जिन्ना वार्ताओं में पहले गांधी जी के साथ बात करने के लिए सी राजगोपालाचारी जो है 1944 में गए थे। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य भी थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते। अगला है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो ये बंगाल विभाजन के समय जो है ये स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर आया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी और बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बिल्कुल गलत। ये हम कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया। सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में अटूट विश्वास करते थे। ये भी दोनों गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो हिंसा में विश्वास करते थे। करो या मरो जो है भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम पर वहां दिया गया। वहीं समाजवादी विचार रखने वाले राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस जो है अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। समझ गए? तो ये हो गया हमारा 148 नंबर क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। कब राज्य का गठन हुआ? महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। कौन सा सही सुमेलित है? तो पूरा देख लीजिए यहाँ पे। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नया राज्य हुआ, तो ये सही हो गया। और 1960 में बंबई प्रांत बना था। मराठी और गुजराती भाषा दो अलग अलग बन गया। 1966 में पंजाब बना था। पंजाब का विभाजन हुआ था, तो ये पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया। आज के वीडियो का अंतिम सवाल हम लोग देख लेते हैं। अंतिम सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संविधान के विषयों में 4 सूचियों में थी, 4 नहीं 3 सूची थी। राज्य सूची में वन और कृषि शामिल किया गया। समवर्ती सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल किया गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है सभी कथन जो है इसमें गलत है। असत्य कथन पूछा है, तो ये सब जो है सारे कथन जो है गलत है। केंद्रीय 3 ही सूची थी, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और केंद्रीय सूची में रक्षा और विदेशी के मामले थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य थे। समवर्ती सूची में जो है कृषि और वन थे। तो ये चीजें थी। तो हम लोगों ने आज जो है महत्वपूर्ण 50 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री के देखे। आशा करते हैं कि चीजें आपके लिए अच्छी रही होंगी और इस वीडियो को देख करके आपका कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धन हुआ होगा। कुछ अनसीन फैक्ट भी आपको मिले होंगे। और अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में थोड़ा बहुत योगदान हमारा रहे। तो चलिए इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।